चंद्रयान 3 और आदित्य L1 दोनों में अंतर क्या है? अंतर तो बहुत ज़्यादा है। चंद्रयान तो चाँद के लिए और आदित्य तो सूर्य के लिए है। देखिए, अभी दोनों को एक साथ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन रुक जाइए क्योंकि आदित्य L1 तो अभी अपने स्थान तक पहुँचा भी नहीं है, वो L1 तक अभी तक पहुँचा भी नहीं है। तो एक बार जब वहाँ पहुँच जाए तो उसके बाद फिर आगे की थोड़े और हमें सूचनाएँ मिलती चली जाएँगी, तो एक साथ इकट्ठा करना है उसको। तो अभी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा के पहले मतलब एक बार जब अप्रैल में पहुँच जाएँ, तब तक चंद्रयान 3 का भी सारा कार्य हो चुका होगा और आदित्य L1 भी उस समय तक काफ़ी कार्य कर चुका होगा। तो उस समय एक बार में उसके ऊपर कार्य को पढ़ेंगे एक बार। MK3 क्या है? MK3 का मतलब मार्क 3। मार्क 3 मतलब एक प्रकार से कह लीजिए कि तीसरी पीढ़ी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो तीसरी पीढ़ी को मार्क कहते हैं या जब भी कोई नया बदलाव हम लोग करते हैं या प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव करके उसे और बेहतर बनाया जाता है, तो ऐसे में मार्क 1 से मार्क 2, मार्क 2 से मार्क 3 यानी कि एक-एक करके नई पीढ़ी की चर्चा होती है। अरुण आपने पूछा है कि निम्न भू कक्षा की दोनों कक्षाओं और उच्च भू कक्षा की दोनों कक्षाओं को एक बार पुनः समझा दें। तो देखिए निम्न भू कक्षा में हमने क्या देखा? निम्न भू कक्षा में 2 प्रकार के कक्षाएँ हमने देखी। एक जो कि आपकी ध्रुवीय कक्षाएँ हैं, ध्रुवीय कक्षा है और दूसरा जो कि सूर्य तुल्यकाली कक्षा है ना? सूर्य तुल्यकाली कक्षा है और ध्रुवीय कक्षा है, ये निम्न में है। और उच्च में 2 कक्षाएँ कौन-सी हैं? उच्च में 2 कक्षाएँ हैं, एक भूतुल्यकाली कक्षा और दूसरी भूस्थिर पृथ्वी कक्षा। ठीक है? तो ये 2 प्रकार की कक्षाएँ हो जाती हैं उच्च के भीतर। अब निम्न भू कक्षा में ये जो ध्रुवीय कक्षा और सूर्य तुल्यकाली कक्षा है, इसमें सूर्य तुल्यकाली कक्षा को हम क्या कहते हैं कि ये ध्रुवीय कक्षा का ही एक विशिष्ट रूप है, जहाँ पर आपने कक्षा को इस तरह से बनाया है कि अगर कोई उपग्रह सूर्य तुल्यकाली कक्षा में है, तो वो हर दिन सुबह या दिन के किसी भी समय जिस भी क्षेत्र के ऊपर से गुज़र रहा है, वो 24 घंटे में एक बार उसी स्थान के ऊपर से उसी समय हमेशा गुज़रेगा। और इस प्रकार से ये जो है एक विशिष्ट रूप हो जाता है ध्रुवीय कक्षा का। तो डेढ़ से 2 घंटे का समय लगता है, डेढ़ से 2 घंटे के समय में एक परिक्रमा चक्र पूरा हो जाता है। और उच्च कक्षा में हम क्या देखते हैं उच्च भू कक्षा में ये भूतुल्यकाली और भूस्थिर कक्षा है। तो भूस्थिर कक्षा को भूस्थिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी पर किसी एक बिंदु के तुलना में ये हमेशा ही स्थिर हमें नज़र आता है, इसलिए भूस्थिर इसे कहा गया है। और भूतुल्यकाली भी वहीं पर है, लेकिन थोड़ा-सा अंतर वहाँ पर आ जाता है। और दोनों में ही हमने देखा है कि 24 घंटे की परिक्रमा अवधि इसकी होती है। ये ऐसे कक्षाएँ हैं जहाँ पर हम अपने संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं। पीपीटी से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ? जो आप लिखते हैं वो साथ ही नोट करते हैं, तोमर आपने कहा है। देखिए आपको बस इतना ही करना है कि जो-जो जहाँ पर जो आ रहा है उसको आप साथ-साथ अपने नोटबुक में भी लिखते चलें और कोशिश करें कि एक स्थान पर, एक जगह पर बाकी जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं वो आपको एक स्थान पर, एक जगह पर नज़र आ जाए। आपको बस इतनी कोशिश करनी होगी। तो जो चीज़ें यहाँ पर पीपीटी में पहले से है, उसमें अगर आप चाहते हैं तो उसको भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें और उसके साथ-साथ जब मैं कुछ अतिरिक्त लिखता हूँ तो उसको आप वहाँ पर साथ में नोट कर लीजिए बस। जीएसएलवी को एलवीएम क्यों कहा गया है? तो जीएसएलवी को एलवीएम इसलिए कहा गया है कि देखिए, होने के लिए तो पहले इसका नाम जीएसएलवी ही रखा गया था क्योंकि इसमें इसके भी 3 चरण हैं। इसमें भी ठोस नोदक, फिर द्रव नोदक, फिर क्रायोजेनिक है। तो जिस प्रकार से जीएसएलवी 1 और जीएसएलवी 2 में हमने देखा था, वैसे ही जीएसएलवी 3 में भी है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि वैज्ञानिकों ने इसको बोलने का तरीका बदला है अपना और उसके पीछे का कारण ये है
उसके पीछे का कारण ये है कि इनका मानना है कि देखिए इसकी क्षमता बेहतर है। इसमें जो इंजन भी जो क्रायोजेनिक इंजन भी जो उपयोग किया गया है, वो क्रायोजेनिक इंजन पिछले क्रायोजेनिक इंजन से अलग है। यानी जो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हम लोग जीएसएलवी 1 और 2 में करते थे, उससे थोड़े अलग क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन अलग है, संरचना थोड़ी-सी अलग है, इसकी क्षमता थोड़ी-सी अलग है। तो ये सारी चीज़ें अलग हैं, तो इसीलिए बोला गया कि नहीं, इसको जीएसएलवी नहीं बोलते हैं, इसको बिल्कुल एक नए प्रक्षेपक के रूप में देखते हैं, तो इसीलिए इसका नाम फिर एलवीएम आजकल लिया जाता है। वाइकिंग इंजन क्या होता है एक बार बता दीजिए? अनुराग आपने पूछा। तो देखिए, वाइकिंग इंजन कुछ नहीं है, फ्रांस के पास एक इंजन है वाइकिंग इंजन नाम का, जो कि वो अपने द्रव नोदक का उपयोग करने के लिए इस इंजन का उपयोग करते हैं। और इसी का लाइसेंस उन्होंने भारत को दिया था, ताकि भारत भी द्रव ईंधन का उपयोग कर पाए। और भारत ने इसी लाइसेंस के आधार पर, यानी जो लाइसेंस जो हमें प्राप्त हुआ था वाइकिंग इंजन का, उसी से हमने विकास इंजन बनाया। राज आपने पूछा है, पीएसएलवी के तीसरे चरण में द्रव के बाद पुनः ठोस नोदक का प्रयोग क्यों होता है? इसके पीछे का कारण ये है कि एक बार जब हम पहले तो ठोस से हमने शुरुआत की, तो एक शुरुआत में जिस बल की आवश्यकता था वो हमें प्राप्त हो गई। उसके बाद द्रव का उपयोग, दूसरे चरण में द्रव का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा-सा नियंत्रण चाहिए होता है। ठोस देखिए, ठोस और द्रव के बीच का अंतर समझिए कि ठोस नोदक का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें बहुत अधिक बल की आवश्यकता हो। द्रव नोदक का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें अच्छे नियंत्रण की आवश्यकता हो। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे ही जो गाड़ियाँ हमारी होती हैं, आप ही के जो कार, बाइक, स्कूटर वगैरह होते हैं, उसमें हम लोग पेट्रोल का उपयोग करते हैं, डीज़ल का उपयोग करते हैं, जो कि द्रव नोदक कहा जा सकता है जिनको, है ना? द्रव है दोनों। तो नियंत्रण बेहतर होता है कि आप इंजन तक जितना ईंधन चाहे पहुंचाना, उतना ईंधन आप पहुंचा सकते हैं। तो उस नियंत्रण के लिए दूसरे चरण में वापस ये तरल यानी द्रव नोदक डाला जाता है। उसके बाद फिर और जब शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए ठोस को दोबारा हम लोग उपयोग करते हैं तीसरे चरण में। और उसके बाद फिर वापस से अंत में नियंत्रण के लिए फिर से हम लोग उपयोग करते हैं द्रव नोदक का। तो इसलिए एक-एक करके ठोस, द्रव, इस तरह से इसको अरेंज किया गया है। देवेंद्र आपने पूछा है, वर्ग की कक्षीय अवधि घन के अर्ध प्रमुख अक्ष के आकार के समानुपाती है। इसका क्या मतलब है? ये जो आप कह रहे हैं, ये जो केपलर द्वारा दिया गया जो तीसरा नियम था, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आप सूर्य के नज़दीक होंगे, तो आपको एक परिक्रमा पूरा करने में कम समय लगेगा। अगर आप सूर्य से दूर हैं, तो आपको वही परिक्रमा पूरा करने में अधिक समय लगेगा। बस इतना ही कहा जा रहा है। कितना समय लगेगा, इसका इसकी जो गणना है, वो यहाँ पर इस नियम में दी गई है। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह सूरज आपने पूछा, तो उपग्रह देखिए, उपग्रह हम किसको कहेंगे? जब भी आपके पास अ, कोई भी अनुप्रयोग हो आपके पास, तो जैसे मान लीजिए एक भू अवलोकन उपग्रह हो जाते हैं हमारे, या फिर संचार संबंधी कोई कार्य हो हमारे लिए, या फिर मंगल ग्रह पर हम कुछ भेजना चाहते हैं। तो कोई भी कार्य करने के लिए आपको जिस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिस निदभार की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, या फिर मान लीजिए आपदा प्रबंधन से संबंधित हो, नौवहन से संबंधित हो, संचार से संबंधित हो, ग्रामीण व शहरी विकास से संबंधित हो, तो किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हमें पृथ्वी से बाहर जाना हो, तो वैसे उपकरणों को जब हम प्रमोचित करते हैं, तो उसको उपग्रह कहा जाता है। नेब्यूला किससे बनता है? देखिए, नेब्यूला बस इतना समझ लीजिए कि अंतरिक्ष में जितने भी धूल के कण और गैस वगैरह होते हैं, जब एक स्थान पर आने लग जाते हैं, तो वैसे में नेब्यूला खुद ब खुद बन जाता है।
अमरनाथ आपने पूछा पीएसएलवी फिर से समझा दी। तो पीएसएलवी में बस इतना याद रखना है कि 4 चरण हैं, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव। ये 4 चरण हो जाते हैं और ये जो 4 चरण हैं इनको इस तरह से रखा गया है ताकि इनके माध्यम से हम उपग्रहों को भेज पाएँ। कैसे उपग्रहों को भेजेंगे? सामान्यतः ध्रुवीय उपग्रहों को भेजेंगे, यानी जो निम्न भूकक्षा में जो उपग्रह जाने हैं, उनके लिए इनको प्राथमिक रूप से विकसित किया गया है। लेकिन साथ ही साथ बाकी अगर कोई हल्के उपग्रह हैं जिनको आगे भी भेजना है या बाहर भी भेजना है, तो उसके लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो आज आपने पूछा है कि जब क्रायोजेनिक फ्यूल में भी द्रव अवस्था में होता है तो इसे द्रव नोदक से अलग श्रेणी में क्यों रखा जाता है? इससे किस प्रकार भिन्न है? देखिए भिन्न इसलिए क्योंकि द्रव नोदक जब हम बनाते हैं तो द्रव नोदक में हम द्रव का उपयोग नहीं कर रहे होते। हम हाइड्रोजन का उपयोग करके उसको हम लोग हाइड्रोजन के द्रवीय रूप में परिवर्तित करते हैं। और दूसरा इसके कार्य करने का तरीका बहुत अलग होता है। किसी भी सामान्य द्रव नोदक से बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत कम तापमान पे कार्य करता है। कोई भी दूसरा ऐसा नोदक नहीं है जो इतने कम तापमान पे कार्य करता हो। मतलब हाइड्रोजन को उसके द्रवीय रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको -250 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ता है। तो -250 डिग्री सेल्सियस पर ये कार्य करता है। और बाकी कोई भी ऐसा नोदक नहीं है, बाकी कोई भी ऐसा द्रव नोदक नहीं है जो इतनी कम तापमान पे कार्य करता हो। तो इतनी सारी भिन्नताएँ होने के कारण ही इसको द्रव नोदक के रूप में हम नहीं देखते। अच्छा प्रश्न है आपका। फिर देवेंद्र आपने पूछा है कि झुकाव कक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए झुकाव के आधार पर हम यह समझ पाते हैं कि हमें किस प्रकार की उपयोगिता के लिए हमें उपग्रह प्रक्षेपित करना है। अब जैसे मान लीजिए कि झुकाव अगर बहुत अधिक है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम अपने निम्न भू कक्षा में जा रहे हैं, जहाँ पे ध्रुवों के अक्ष के समानुपाती आपका जो परिक्रमा चक्र है किसी भी उपग्रह का वो होगा। तो झुकाव बस झुकाव के आधार पर झुकाव तभी हम निर्धारित झुकाव का निर्धारण हम अपने उपग्रहों के अनुप्रयोग के आधार पर करते हैं। नोट्स के लिए बुक्स कौन-सी यूज़ करनी है? धानी आपने पूछा, मैंने कल भी बताया था, परसों ही बताया था कि बुक छोड़ दीजिए, किसी भी बुक को पढ़ने की इस सब्जेक्ट में कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं, उसी को पढ़िए और उसके साथ-साथ बस करंट अफेयर्स पढ़िए। फिर नवीन आपने पूछा है, क्या पीपीटी में जो सब लिखा है, उसी सब को लिखा बेहद ज़रूरी हो जाता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है। अगर आपको लिखने की आदत है तो आप लिखिए, अन्यथा जो भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जितना मैंने लिखा है, अगर आप उससे पढ़ सकते हैं सीधे-सीधे, तो आप सीधे उसी से पढ़ लीजिए। आपको अलग से कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। सुष्मिता आपने पूछा 2024 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें कि बेस्ट रिज़ल्ट मिले? देखिए, प्रिपरेशन करने के 2-3 ही सीधे-सीधे आपके चरण होते हैं। पहला है कि जब आप पढ़ रहे हो, जो भी विषय जब कक्षा में चल रही हो, तो उसको साथ-साथ आप भी समाप्त करते चलें। अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी पढ़ें उसको समझ रहे हों। चाहे वो चलिए विज्ञान में तो बिना समझे तो ख़ैर काम ही नहीं होगा। लेकिन बाकी विषयों में भी अगर समझ-समझ कर के पढ़ा जा रहा है तो आपके लिए बाद में उसको ध्यान रखना आसान हो जाता है। कोशिश यह करनी होगी कि जहाँ तक संभव हो, कुछ भी बिल्कुल याद करके बस आगे नहीं बढ़ जा रहे। हाँ, इतिहास की बात अलग है कि वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। लेकिन बाकी विषयों को आप जहाँ तक संभव हो समझ-समझ कर के पढ़ें। तो पहला चरण तो कक्षा को अटेंड करना, सबसे पहला चरण। उसके बाद है कि आपने जो भी कक्षा में आपने नोट्स देखे होंगे या नोट्स बनाए होंगे या जो भी है, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे बाद में। ये दूसरा चरण हो जाता है कि आपको कोशिश करनी है कि उसको बार-बार दोहराएँ, बार-बार उसको रिवाइज़ करें। महीने 2 महीने में 1 बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेना चाहिए, जो भी आपने पिछले 1 डेढ़ महीने में पढ़ा हो। तो उसको करते चलना है। तीसरा चरण फिर हो जाता है कि आपने कितना अभ्यास किया।
तो तो जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, उसको तो खैर करना ही है, लेकिन साथ ही साथ लिखने का प्रयास करना है कि जहाँ तक संभव हो उतना लिख-लिख करके चलें, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को लिखें, खुद से अगर मान लीजिए अभ्यास आपको आपके पास प्रश्न है, तो उसके ऊपर उत्तर लिखें, लेकिन लिख-लिख करके आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि लिख कर अभ्यास करने से ध्यान रहता है ज़्यादा और आपकी एकाग्रता बेहतर बनती है और बेहतर तरीके से रिवाइज़ हो पाता है। तो इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है। समय कितना आपके पास है, आप कितना समय दे रही हैं, इन बातों का ध्यान रख कर के चलना होगा। लाग्रांज बिंदु में सूर्य और पृथ्वी की स्थिति कहाँ है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में पीछे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे और सूर्य के पीछे, ये 5 स्थितियाँ हैं जहाँ पर लाग्रांज बिंदु होते हैं। फिर अंशुमन आपने पूछा पीएसएलवी में क्रायोजेनिक का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि पीएसएलवी को जब हमने बनाया उस समय हमारे पास क्रायोजेनिक था ही नहीं। उस समय हमारे पास क्रायोजेनिक था ही नहीं, तो उस समय क्रायोजेनिक का प्रयोग नहीं कर पाए। फिर अलख आपने पूछा है कि द्रव नोदक में नोदक क्या है? नोदक नोदक का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपेलेंट, मतलब एक प्रकार से ईंधन। नोदक जब हम कहते हैं तो नोदक शब्द का मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए कि ईंधन की बात हम कर रहे हैं। तो सूरज आपने पूछा संचार उपग्रहों के बारे में, तो संचार उपग्रह बस इतना याद रखिए कि संचार उपग्रह को हम उच्च भू कक्षा में या मुख्यतः हम लोग भूस्थिर पृथ्वी कक्षा में रखते हैं और वहां जाकर के इसे रखा जाता है। संचार उपग्रहों का उपयोग हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, मोबाइल फोन के लिए, इंटरनेट के लिए, इन सारे प्रकार के संचार सेवाओं के लिए संचार उपग्रह का उपयोग किया जाता है। बहुत भारी उपग्रह ये होते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि 4000 से 5000 किलोग्राम इनका वजन हो सकता है और इनका प्रक्षेपण करने के लिए हमें जीएसएलवी की मदद लगती है। यूडीएमएच और एमएमएच में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस जो है वो काफ़ी तकनीकी है, उसको यहाँ पर समझा पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग रसायन हैं, के दोनों ही कार्बनिक रसायन हैं और दोनों ही ऐसे कार्बनिक रसायन हैं जिनका ईंधन के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। सैटेलाइट स्टेशन ज़्यादातर इक्वेटर पर क्यों बनाए जाते हैं? रोशनी आपने पूछा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, रुक जाइए अभी। सॉलिड फ्यूल कैसा होता है? मतलब जैसे मान लीजिए कोयला है, तो कोयला भी ऐसा, कोयले को भी आप ठोस नोदक एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम बाकी कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। एमटीसीआर फैज़ान आपने पूछा। एमटीसीआर होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ये एक, समझ लीजिए कि एक ऐसा समूह है जिसमें जो भी देश इस समूह के भाग हैं, वो मिसाइल संबंधी जो प्रौद्योगिकी होती है, उसको कैसे उपयोग करना है, कहाँ करना है, किसके साथ साझा करना है, किसके साथ नहीं करना है, इन सब बातों को लेकर के एक नियमावली बनी हुई है और उसके हिसाब से ये कार्य करते हैं। सुष्मिता, अच्छा आपका उत्तर तो मैंने दे दिया। एक ही बार प्रश्न लिखा कीजिए, सबके प्रश्न मैं देखूंगा, क्योंकि इतनी बार प्रश्न लिख जाने से कई बार ना बाकी लोगों के प्रश्न छूट जाते हैं। उपग्रह का जीवन कैसे निर्धारित होता है, लकी आपने पूछा है। तो उपग्रह का जीवन देखिए, ऐसा है कि अगर पृथ्वी के निकट है तो उपग्रह बहुत दिन तक नहीं कार्य कर पाता, क्योंकि पृथ्वी के निकट गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो
कक्षा में उपग्रह को रखना बहुत कठिन हो जाता है, तो बहुत अधिक समय तक इसीलिए नहीं रख पाते और इसीलिए हमने देखा कि उनका जो जीवन काल है, वो 2 से 5 साल का ही होता है। जब आप दूर होते हैं पृथ्वी से तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना शक्तिशाली नहीं है, तो वहाँ पर उपग्रह को रख पाना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। फिर अंशुमन आपने पूछा क्रायोजेनिक सॉलिड और लिक्विड फ्यूल किससे बनते हैं? इसके घटक क्या-क्या होते हैं? ये यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा सकता। ये आप जो पूछ रहे हैं इसका उत्तर मैं दे भी दूँ, तो शायद किसी को समझ में भी ना आए। क्योंकि ये सारे ऐसे रसायन हैं जो कि काफ़ी जटिल रसायन हैं और इनको बनाने के पीछे की जो विधि है और जो इनके घटक हैं, वो कई सारे हैं। तो यहाँ पर इसे नहीं बताया जा सकता और ना ही आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। फिर प्रतीक्षा आपने पूछा है कि लाग्रांज बिंदु में किस प्रकार से L1, L2, L4 निर्धारित करते हैं? तो ये तो सीधी-सीधी गणना है मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, दोनों के बीच का अंतर और दोनों के बीच की गणना हम करते हैं। तो एक पूरा एक लंबा-सा एक फ़ॉर्मूला होता है जिसके आधार पर ये किया जाता है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, रुक जाइए। फिर रविंद्र आपने पूछा है पीएसएलवी एक्सेल के बारे में बता दीजिए। देखिए पीएसएलवी एक्सेल जो है वो पीएसएलवी का सबसे बड़ा, सबसे वृहद रूप है और सबसे भारी जो उपग्रह होते हैं उसके लिए पीएसएलवी एक्सेल का उपयोग किया जाता है। यानी जो बाकी पीएसएलवी है वो 600 से 800 किलो तक उठा पाते हैं। पीएसएलवी एक्सेल 1400-1500 किलो तक उठा पाता है और इसीलिए आदित्य L1 को भेजने के लिए पीएसएलवी एक्सेल का उपयोग किया गया है। फिर इमरान आपने पूछा है नोट्स में पूरा पीपीटी लिखना है क्योंकि हमें सब पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखिए पीपीटी में ऐसे भी मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखता ही हूँ। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। दक्षता का मतलब एफिशिएंसी। फिर अनुराग आपका प्रश्न का भी उत्तर अभी हम लोग देंगे कि ज्यादातर श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट क्यों लॉन्च करते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, रुक जाइए अभी। भरत आपने पूछा जीएसएलवी के बारे में, तो जीएसएलवी में क्या है, 3 चरण है। 3 चरण में ठोस, द्रव और फिर क्रायोजेनिक, ये 3 चरण है और सामान्यतः हम लोग संचार उपग्रह के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो भी भारी उपग्रह होंगे विशेषकर उसके लिए इसका उपयोग करेंगे। आरएलवी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए। उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, हाँ, सही बात है, इसीलिए उपग्रह कहा जाता है उनको। एक बार पूछने पर आंसर नहीं मिलता, ये कौन आपसे कह रहा है? जितने प्रश्न है सबका मैं प्रश्न देख रहा हूँ, पिछले 20-25 मिनट से सबके प्रश्न मैं देखता चला जा रहा हूँ। उपग्रह के जीवन काल खत्म हो जाने पर फिर से रिसाइकिल करते हैं? नहीं, नहीं, रिसाइकिल नहीं करते, उसके बाद फिर वो हमारे लिए अपशिष्ट ही बन जाता है। वो या तो खैर आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रुक जाइए अभी। एडुसैट कैसा सैटेलाइट है ममता आपने पूछा। एडुसैट सैटेलाइट जो है वो एक संचार उपग्रह के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम दूर-दराज के इलाकों तक शिक्षा पहुँचाने में हमें इससे मदद मिलेगी। बुक पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं रोज़ बता रहा हूँ, बुक छोड़ दीजिए, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर उस पर ध्यान दीजिए प्लीज़।
योगेश आपने पूछा है कि वैक्यूम में गुरुत्वीय बल कम क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरुत्वीय बल का वैक्यूम से कोई संबंध ही नहीं है। गुरुत्वीय बल की जब आप बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें m1 और m2 द्रव्यमान हो गया, r हो गया जो दूरी है, और g का मान तो हमेशा स्थिर एक ही रहता है, बदलता नहीं है। तो इसका इस बात से कोई संबंध ही नहीं है कि आप वैक्यूम में हैं या नहीं है। सूर्यन के बारे में कुछ लोगों ने पूछा है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं, रुक जाइए अभी। हमें लॉन्च व्हीकल बनाना हो तो कैसे बनाएं? देखिए, लॉन्च व्हीकल बनाने में तो बहुत बहुत चीज चाहिए, मतलब आपको पहले तो सारे उपकरण चाहिए होंगे और उसके बाद फिर आपको वो प्रौद्योगिकी चाहिए होगी। तो बनाना काफी जटिल होता है, इतना आसान तो नहीं है। तो सैटेलाइट अगर फेल हो जाता है तो क्या उससे मानव पर कोई इफेक्ट होता है? जहां पर भी नहीं, तो मानव को तो सैटेलाइट पर हम लोग मानव को तो भेज नहीं रहे, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो, उस प्रकार से कोई समस्या नहीं है। मैक मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैक अभी हम लोग स्क्रैमजेट शुरू हमने ये नहीं किया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मंजीत। किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तब ये अपने अक्ष पर पहुंचने पर इसके पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, तो क्या होता है? जो पार्ट्स उसमें अलग हो जाते हैं उनका क्या होता है? तो इस तरह से उससे लॉन्च जब भी हम लोग करते हैं, कुमार चौहान आपने पूछा ये प्रश्न, तो जब भी हम लोग लॉन्च करते हैं तो लॉन्च इस प्रकार से किया जाता है कि जो भी भाग उससे टूट करके नीचे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र में या महासागरों में जाकर के गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से ज्यादातर आप पाएंगे कि प्रशांत महासागर में गिर जाते हैं या फिर हिंद महासागर में वे गिर जाएंगे। चंद्रयान में किसका उपयोग किया गया था, भरत आपने पूछा है। तो पहला जो चंद्रयान था वो पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था, और अभी वाला जो चंद्रयान है वो जीएसएलवी से लॉन्च किया गया है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े, हम लोग ने बहुत समय दे दिया प्रश्नोत्तरी में। आगे बढ़ते हैं अब और चर्चा करते हैं स्क्रैमजेट के बारे में। अब देखिए, अभी तक जो हमने बात की वो सारे वैसे हमारे प्रक्षेपक थे जिनका उपयोग हम आज के दिन में करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चर्चा करेंगे उनकी जिसका अभी तक हमने उपयोग शुरू नहीं किया है, परंतु आगे जा करके हमारी यह कोशिश है कि उसका भी उपयोग हम करें। तो इसमें आ जाता है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट एक ऐसी प्रौद्योगिकी है स्क्रैमजेट एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हम प्रक्षेपक का जो कुल भार है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अब जो भी प्रक्षेपक है, हमने बात की कि सारे प्रक्षेपकों में किसी में 3 चरण है, किसी में 4 चरण है, किसी में 2 चरण है। तो जितने भी चरण है उसमें ईंधन तो रहता है, लेकिन ईंधन के साथ-साथ ऑक्सीडाइज़र भी डाला जाता है। जितने भी हमारे चरण होते हैं उसमें ईंधन तो होता ही है। ईंधन के साथ-साथ ईंधन ईंधन के साथ-साथ आप पाएँगे कि इसमें ऑक्सीडाइज़र भी होता है। इसमें ऑक्सीडाइज़र डाला जाता है। अब ये जो ऑक्सीडाइज़र हम यहाँ पर डालते हैं, इस ऑक्सीडाइज़र का मतलब समझिए कि क्या है?
ऑक्सीडाइजर का कार्य होता है किसी भी ईंधन के दहन में सहायता करना। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक सामान्य सी माचिस की तीली भी अगर आप जलाते हैं, तो उस माचिस की तीली को आप इसलिए जला पाते हैं क्योंकि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन दहन में सहायता करता है। ठीक है? ऑक्सीजन जो है वो दहन में सहायता करता है। तो इसी ऑक्सीजन के होने के कारण यहाँ पर माचिस की तीली भी जलाना संभव है। यदि मान लीजिए कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये दहन संभव नहीं होता। उसी प्रकार से किसी ईंधन के दहन के लिए भी या तो ऑक्सीजन या फिर किसी ऐसे रसायन की आवश्यकता पड़ती है जो कि ऑक्सीजन जैसा कार्य कर पाए। तो वैसे में हम ऑक्सीडाइजर का उपयोग करते हैं, जो कि ईंधन के दहन में मदद करता है। अब जितने भी हमारे ये चरण हैं, चाहे वो पीएसएलवी के चरण हो या जीएसएलवी के चरण हो, वहां पर ईंधन के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भी हम लेकर चल रहे हैं। अब ये जो ऑक्सीडाइजर है, ये कुल मिलाकर इसके प्रक्षेपक के भार को बढ़ा देते हैं। तो प्रक्षेपक का भार बढ़ जाता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रक्षेपक अगर भारी होगा तो आप उपग्रह कम उठा पाएंगे, आपको ज्यादा ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी लागत बढ़ जाएगी, पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा, हर तरह की समस्या है। तो वैसे में यहाँ पर स्क्रैमजेट आता है। स्क्रैमजेट के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि ऑक्सीडाइजर को हम अपने प्रक्षेपक में ना डालकर बाहर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका उपयोग कर पाए। ये हमारी कोशिश होती है कि ऑक्सीडाइजर हमें साथ लेकर ना चलना पड़े, ऑक्सीडाइजर की जगह पे बाहर जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग हम करें ऑक्सीडाइजर के रूप में। ये है स्क्रैमजेट। अब इस स्क्रैमजेट का भी सफल परीक्षण भारत ने वर्ष 2016 में किया। 2016 में हम इसका एक बार सफल परीक्षण कर चुके हैं और उसके बाद से आगे की तैयारी की जा रही है कि कैसे आगे जाकर इसका उपयोग हम करना चाहेंगे अपने प्रक्षेपकों में। तो अब देखिए, चारों जो चरण है या तीनों जो चरण है उसमें तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे-जैसे उपग्रह ऊपर जाएगा या प्रक्षेपक ऊपर जाएगा तो ऊपर में तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो कम ऑक्सीजन का में स्क्रैमजेट नहीं कार्य करेगा। लेकिन पहला चरण जो है, जो पृथ्वी के निकट है यानी पृथ्वी की सतह के निकट है, उसमें हम ज़रूर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले चरण के लिए विशेषकर इस स्क्रैमजेट का हम उपयोग करना चाहते हैं। तो यही स्क्रैमजेट के बारे में आपको जानना है कि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में यह प्रयोग करना चाहता है। तो अब इस प्रकार से कुछ हमें दिखता है ये जो स्क्रैमजेट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो इंजन है, ये सामने की दिशा में इस प्रकार से जा रहा हो, तो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, वो कुछ इस प्रकार से इंजन के भीतर आपको आता नजर आएगा, है ना? इस प्रकार से ये इंजन के अंदर आता नजर आएगा और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि इसके पास जो धीरे-धीरे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि बहुत तेज गति से ये अंदर आ रहा है तो इसका जो तापमान होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो तापमान अधिक होने के कारण जैसे ही ये इंजन ईंधन के पास पहुँचेगा, जैसे ही ये ईंधन के पास पहुँचेगा और क्योंकि ये गर्म हवा होगी, गर्म ऑक्सीजन है, ईंधन के साथ मिलते ही ईंधन के दहन में ये मदद करेगा और इस प्रकार से हम देखेंगे कि आगे की ओर ये इंजन बढ़ता चला जाएगा और ऑक्सीजन का उपयोग ये करता चला जाएगा। तो इसीलिए याद रखें कि इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो ऑक्सीडाइज़र है, इसके बारे में आप याद रखें कि ये ऑक्सीडाइज़र का कार्य होता है दहन में सहायता करना। ठीक है? तो ये दहन में सहायक होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीडाइज़र का उपयोग किया जाता है ईंधन के दहन को बेहतर करने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्क्रैमजेट जो हम कह रहे हैं, तो ये होता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। सुपरसोनिक कंबशन। तो सुपरसोनिक कंबशन का मतलब क्या हो गया? सुपरसोनिक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए ये शब्द है सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक जब कहते हैं तो 3-4 शब्द होते हैं, याद रखेंगे। एक होता है जिसको हम कहते हैं सबसोनिक, सबसोनिक, फिर होता है सुपरसोनिक और उसके बाद होता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक, ठीक है? ये 3 शब्द होते हैं और एक और शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा है मैक।
तो मैक का क्या होता है ये भी जानते हैं। तो देखिए मैक 1 अगर जानिए अगर, तो मैक 1 होता है ध्वनि की गति या ध्वनि की चाल। तो स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग कहते हैं मैक 1। तो ध्वनि की जो चाल होती है उसको हम लोग मैक 1 कहते हैं। कितनी कितनी है ध्वनि की चाल, कितनी होती है ये कोई बता दे अगर जल्दी से। हाँ कोमल सही, दीपशिका सही, अभय सही, बिल्कुल सही। तो लगभग 330 से 340 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कहीं पर 332 आपको देखने को मिलेगा, 343 कहीं-कहीं पर देखने को मिलेगा। तो 340 भी कहीं-कहीं पर देखने को मिलेगा, 344 देखने को मिलेगा। तो थोड़ी-थोड़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अ, ध्वनि की जो चाल होती है वो कई सारे मापदंडों पर आधारित होती है कि समुद्र तल पर आप ले रहे हैं कि नहीं, वहाँ का दाब कितना है, वहाँ का तापमान कितना है, तो ये सारी बातों पर, उसकी वहाँ पर नमी कितनी है, ये सारी बातों पर ये निर्भर करता है। तो आप पाएँगे कि ये कहीं-कहीं पर 332-33 लिखा हुआ होगा, कहीं पर 340, कहीं पर 343, कहीं पे 344, तो लगभग 340 हम लोग मान लेंगे। ठीक है? तो उसको मैक 1 कहते हैं, उसको कहते हैं मैक 1। सबसोनिक का मतलब होता है मैक 1 से कम। तो मैक 1 से कम की जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं सबसोनिक। सुपरसोनिक कहते हैं मैक 1 से 5 के बीच। मैक 1 से 5 के बीच ज्यादातर हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, और मैक 5 से अधिक यदि हो, मैक 5 से अधिक अगर हो तो उसको हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। तो इस प्रकार से सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो स्क्रैमजेट जब हम लोग कह रहे हैं तो सुपरसोनिक कंबशन, यानी कि जब इंजन ध्वनि की गति से तेज रफ्तार हो उसकी, तो वैसे में इसको हम लोग सुपरसोनिक कंबशन वहां पर होता हुआ हमें दिखेगा। तो वो मैक 5 तक हो या मैक 6-7 भी हो, तब भी हम लोग सुपरसोनिक ही उसे कहे जाते हैं। तो इसका हमने सफल परीक्षण हमने 2016 में किया था, और उसके बाद से आगे जाकर इस पर कार्य अभी जारी है। और इसी और इसका स्क्रैमजेट का उपयोग न केवल हम अपने प्रक्षेपकों के लिए करेंगे, बल्कि हम अपने प्रक्षेपास्त्र के लिए, यानी अपनी मिसाइलों के लिए भी करेंगे। मिसाइल के लिए भी इसे विकसित किया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का मतलब हो गया कि ये ऐसा प्रक्षेपण यान है जिसको हम बाद में दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसका भी सफलतम परीक्षण भारत ने कर लिया है। वर्ष 2015 में हमने पहली बार इसका परीक्षण किया था, और हाल ही में इसी वर्ष दोबारा एक बार परीक्षण, एक छोटा सा इसके उपकरण का परीक्षण भी किया गया है। वो भी 2-3 महीने पहले भी समाचार में आया हुआ था। तो इसके माध्यम से हमारी क्या कोशिश है? हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी प्रक्षेपक भेजें, वो प्रक्षेपक वापस गिर जाए, और ये हम बंगाल की खाड़ी में ऐसा होगा। तो बंगाल की खाड़ी में वापस आकर के गिर जाए, और इसका पुनः हम उपयोग कर पाएँ। तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में ये हमारी कोशिश है। इसके बाद है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब इसका पहली बार हमने पिछले साल सफलतम पहली बार इसका उपयोग हमने किया था। हालाँकि वो पूर्ण रूप से सफल नहीं रह पाया था। पिछले साल जो किया हमने, उसमें हुआ क्या था कि हमारा प्रक्षेपण तो सफल रहा, कक्षा तक भी हम पहुँच गए, लेकिन सही कक्षा में स्थापित हम उपग्रह को नहीं कर पाए थे। वहाँ पर एक गोलीय कक्षा में इसे स्थापित होना था, लेकिन गलती से ये थोड़ी से, समझ लीजिए कि बिल्कुल छोटी सी हमने गलती की, जिसके कारण गोलीय कक्षा में जाने की जगह पर ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में उपग्रह चला गया। तो इसलिए पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इसका प्रक्षेपण सफल था, परंतु अ, उपग्रह की स्थापना सफल नहीं हो पाई थी। तो ये पिछले साल हमने किया, फिर इस साल हमने दोबारा कोशिश की, और इस साल हम उसमें सफल
हो गए। इसके अलावा और भी कई सारे अभी एसएसएलवी के कुछ प्रक्षेपण हैं जो कि इस साल आगे जाकर के भी होने हैं। अब ये एसएसएलवी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी लघु उपग्रह है उनके प्रक्षेपण के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। तो जो भी लघु उपग्रह हैं, यानी जो आपको याद होगा हमने बात की, जो भी 500 किलोग्राम से कम, 5 किलोग्राम से कम के जितने भी हमारे उपग्रह होंगे उनके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये एसएसएलवी हो जाता है ना? तो ये हो गया एसएसएलवी। तो इसका उपयोग इस प्रकार से आप करते हुए होते हुए देखेंगे। इसका विनिर्माण और प्रक्षेपण का जो संचालन है वो एनएसआईएल के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो आगे हम पढ़ेंगे एनएसआईएल के बारे में भी कि एनएसआईएल क्या है। इसके बाद एक और जो अभी चर्चा आजकल शुरू हुई है वो है नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, यानी एनजीएलवी। यानी नेक्स्ट जेन मतलब अगली पीढ़ी, तो अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान। तो अब ये जो प्रक्षेपण यान जो हम बना रहे हैं इसको बनाया जा रहा है इस प्रकार से कि आगे जाकर के पीएसएलवी और जीएसएलवी का उपयोग हमको करने की आवश्यकता ना पड़े, और पीएसएलवी और जीएसएलवी के बदले एनजीएलवी का उपयोग किया जाएगा। और इसे इस प्रकार से बनाया जा रहा है जो कि 3 चरण का होगा, पुनः प्रयोज्य भी होगा, रीयूजेबल भी होगा, और साथ ही साथ 10 टन का भूतुल्यकाली स्थानांतरण कक्षा यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में कुल मिलाकर 10 टन मतलब कितना हो गया? 10,000 किलोग्राम, 10,000 केजी की पेलोड क्षमता यानी नितभार उठाने की क्षमता यह रखेगा। तो अभी तक हमारी क्षमता कितनी है? जीएसएलवी मार्क 3 के माध्यम से केवल 4000 किलो हम ले जा सकते हैं जीटीओ तक। अब हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से 10,000 किलोग्राम तक हम ले जाएं। तो इतना बड़ा यहाँ पर ये कार्यक्रम है। यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक नोदक का उपयोग किया जाएगा। तो सेमी क्रायोजेनिक वैसा क्रायोजेनिक होता है जहां पर हम इसके साथ साथ किरासन तेल मिला देते हैं। तो जहां पर किरासन तेल को साथ में मिलाया जाता है उसको हम लोग सेमी क्रायोजेनिक कहते हैं। तो क्रायोजेनिक होगा, क्रायोजेनिक में थोड़ा सा बदलाव हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो इसके बारे में सामने आई हैं। हालांकि अभी पूर्ण रूप से हमें नहीं पता कि ये कब हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा, कब तक इसकी उपलब्धता हो जाएगा। तो सेमी क्रायोजेनिक इसलिए याद रखेंगे कि सेमी क्रायोजेनिक क्या होता है, जहां पर क्रायोजेनिक के साथ किरासन यानी मिट्टी तेल जिसको आप कहते हैं उसको साथ में मिलाया जाए तो उसको सेमी क्रायोजेनिक बोलते हैं, कि पूर्ण रूप से क्रायोजेनिक नहीं है, अर्ध क्रायोजेनिक ही होता है। तो ये सारी बातें अभी तो और ज्यादा अभी पता नहीं लगा है हमें, लेकिन आगे जैसे जैसे पता लगेगा उसको फिर इसका उपयोग हम आगे देखेंगे। अब ईंधन की बात करें तो ईंधन के बारे में हमने चर्चा की कि एचटीपीबी है, यूडीएमएच है, एमएमएच है। एचटीपीबी का उपयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं? एचटीपीबी का उपयोग पीएसएलवी के प्रथम और तृतीय चरण में कर रहे हैं। जीएसएलवी का प्रथम चरण में भी यही एचटीपीबी का उपयोग हो रहा है, और एसएसएलवी के तीनों चरण, एसएसएलवी के तीनों चरणों में एचटीपीबी का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद है यूडीएमएच। तो यूडीएमएच का उपयोग कहां पर कर रहे हैं? यूडीएमएच का प्रयोग हम कर रहे हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी के द्वितीय चरण में। ठीक है। उसके बाद है एमएमएच। एमएमएच का उपयोग कहां पे किया जा रहा है? एमएमएच का प्रयोग सबसे पहले तो हम लोग कर रहे हैं पीएसएलवी के चतुर्थ चरण में,
साथ ही साथ एसएसएलवी में भी करते हैं। एसएसएलवी के वेलोसिटी एसएसएलवी का होता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, इसको कहते हैं वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। तो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है बिल्कुल उपग्रह के साथ लगा हुआ होता है एक छोटा सा चरण, जहां पर हम द्रव प्रमोदक यानी कि एमएमएच का उपयोग कर रहे हैं ताकि उसको उसके पथ को नियंत्रित करके उसको सही कक्षा तक हम पहुंचा पाए। तो इसका उपयोग तो हम कर रहे हैं। इसके अलावा एलओएक्स और एलएच है। तो एलएच क्या है? एलएच है क्रायोजेनिक इंजन का ईंधन, जहां पर हम हाइड्रोजन के तरल रूप का उपयोग करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि -250 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जाना पड़ता है आपको, अगर आपको द्रवीय रूप में हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसे लिक्विड हाइड्रोजन के लिए एलएच लिख रहे हैं। उसी प्रकार से एलओएक्स हो जाता है लिक्विड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के तरल रूप का प्रयोग किया जा रहा है, और ये एक ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जा रहा है। ये इसका उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जा रहा है, और -150 डिग्री सेल्सियस तक हमें जाना पड़ता है, तब जाकर हमें यह प्राप्त होता है। तो जो भी क्रायोजेनिक है, जो भी